कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद, सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए। दोस्तों आपके सामने मैं खड़ा हूं इस समय अपनी होश में। और बेटे मैंने एक बात सोची है अपनी लाइफ के लिए, अपना ड्रीम बताने जा रहा हूं आज आपके साथ सामने शेयर कर रहा हूं कि मैं सबसे ज्यादा कोर्सेस, इंटरनेशनल नेशनल कोर्सेस करने का ख्वाब रखता हूं। और बेटे आने वाले दिनों में मैं अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिल करना चाह रहा हूं, अप्लाई करूंगा। बेटे अभी भी मैं बहुत सारे कोर्सेज कर रहा हूं, इस दुनिया के, अमेरिका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के। और बेटे आपके सामने 3 डिग्रीज, ये तो बड़ी बेसिक सी डिग्रीज मैंने पहले ले ली। आज मैं ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की क्लास लेने जा रहा हूं। बेटे सीएस एग्जामिनेशन में और सीएमए में बेटे 30 मार्क्स का ये पेपर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या बताऊं बेटे, दिल की बात बताऊं, 30 मार्क्स में जो हमारे को इंस्टीट्यूट ने दिया वो बहुत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दिया। बेटे मेरा दिल नहीं मानता कि मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बताऊं, मैं थोड़ा सा जान के डिटेल में बता रहा हूं। बेटे उससे फायदा ये होगा कि जब मैं इतना बताऊंगा तो आप इतना याद करेंगे और इतना लिख कर आएंगे, और मैं बताऊंगा इतना तो बेटा कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो बेटे उसके पीछे लॉजिक है। तो आप ये मत समझना कि मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, ये कोर्स में नहीं है। बेटे आप खाली सुन भी लोगे ना तो वो आपके अंदर चली जाएंगी चीजें, और फिर आप वहां जाके लिख पाओगे। बेटे ऑडिटिंग रेक्टिफिकेशन से नहीं आती, लॉजिक समझने से आती है। तो बेटे आइए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमारा ये चैप्टर चल रहा है बेटे, चैप्टर 3 है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, चैप्टर 3। आज हमारा इस चैप्टर में लेक्चर 3 है बेटे, लेक्चर 3। क्या मजे की बात है, चैप्टर 3 लेक्चर 3। मैं थोड़ा सा एजेंडा बता दूं आज की क्लास में। बेटे बस मैं एक ही ऐसे कराने वाला हूं जो आपके पेपर में बहुत बार आ चुकी है, 5-5, 6-6 नंबर की। तो बेटे उसका नाम है एसे 200। क्या नाम है बेटे? एसे, क्या नाम है? एसे 200। तो बेटे एसे 200 हमें बात बताएगी ऑब्जेक्टिविटी की, स्कोप की, बेटे प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। बेटे पहली स्टैंडर्ड, बेटे पहली 2 क्लासेस में तो मैंने आपको पहली क्लास में कोर ऑडिट प्रोसेस के बारे में बात की, फिर दूसरे लेक्चर में मैंने ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात की, उनका जन्म कैसे हुआ, आईएफएसी क्या होता है, वो सारी बातें बताई। आज पहली बार बेटे मैं पहली स्टैंडर्ड शुरू कर रहा हूँ, कहते हैं पहला प्यार। तो पहली स्टैंडर्ड बेटे हमेशा याद रहती है, बेटे पहला प्यार हमेशा याद रहता है। तो इसी तरह से बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको पहली स्टैंडर्ड याद रहेगी। और बेटे 5 से 6 नंबर की आ चुकी है, 2-3 बार आ चुकी है। और बेटे उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके अपने आप खुल जाएंगे। जैसे गुलाब का फूल खिलता है ना बेटे, तो पंखुड़ी उसकी कैसे खुल जाती हैं बेटे। इसी तरह से अगर आपने ये स्टैंडर्ड को ध्यान से सुना कि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इस स्टैंडर्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड में क्या बताना चाहते हैं वो, कि भाई एक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो बेटे प्लीज आप ये बुक खोल लें अपने सामने, और मुझे उम्मीद है कि आप बेटे ये पेज खोल चुके हैं। रजिस्टर खोल लें, हाइलाइटर्स अपने पास रख लें, पेन रख लें, किताब खोल लें, और बेटे एक बार इसको देखें। मैं पहला कंसेप्ट इंट्रोडक्शन कर चुका हूँ, कंसेप्ट 2 कोर ऑडिट प्रोसेस भी कर चुका हूँ, कंसेप्ट 3 एसे 200 ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, ये करने जा रहा हूँ बेटे। तो सबसे पहले मैं इस स्टैंडर्ड में आपको ये बताऊंगा कि कंटेंट्स क्या है। तो बेटे प्लीज रजिस्टर में लिखें कंटेंट्स ऑफ एसे 200, सभी लिखेंगे। कसम होगी बेटे
कसम होगी अगर ना लिखा तो, मैं बता रहा हूं बेटे कसम होगी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये स्टैंडर्ड में 5 कंटेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला कंटेंट है व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव व्हाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मतलब आप जब ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? ऑब्जेक्टिव क्या? आप जब सीएस के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सीएमए के दे रहे हैं, तो आपका लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे अब्दुल रहमान साहब जो थे उनका ऑब्जेक्टिव था, तो बेटे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखेंगे। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे 200 में पहली बात हम ये देखेंगे रिक्वायरमेंट्स। लिखो बेटा दूसरी चीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे 200। बेटे ऐसे 200 ये तो सारी ऐसे 200 के कंटेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। सी पॉइंट स्कोप ऑफ एन ऑडिटर, कि एक ऑडिटर की स्कोप क्या है, कितना जा सकता है, कितनी गहराई में जा सकता है, कहां तक जा सकता है। और दूसरी बात क्या बाकी लोगों की मदद ले सकता है। तो बेटे फोर्थ पॉइंट रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। और पांचवी बात है बेटे प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। लो बेटे बेटे कौन सी बातें गवर्न करेंगी ऑडिट को? बेटे 5 बातें डिस्कस कर रहे हैं बेटे। आज हम पहली ऐसे डिस्कस कर रहे हैं एसए 200। एसए 200 क्या बताती है कि अगर एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसकी स्कोप क्या होनी चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि आप में ये रिक्वायरमेंट्स हो, आप दूसरों की मदद लो या ना लो, ब्रांच ऑडिटर की मदद लो या ना लो, अगर लो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है या उनकी है। और बेटे इन सभी में प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले बेटे ऑब्जेक्टिव को मैं कहता हूं मंजिल। ये मंजिल कहां पे जाएगी? बेटे हमें ये मंजिल में जाना है। तो मैंने हिंदी में लिखा ऑब्जेक्टिव का मतलब है मेरे को कुतुब मीनार पहुंचना है। तो बेटे हमारी दिल्ली में कुतुब मीनार है, अब हम पटेल नगर में रहते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग रूम पटेल नगर में है। तो बेटे हमें पटेल नगर से सोचना है कि हमें कुतुब मीनार पहुंचना है। तो कुतुब मीनार पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाए हम दिल्ली की? साउथ डायरेक्शन में जाए, वेस्ट डायरेक्शन में जाए, नॉर्थ में जाए? तो बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिशा क्या होनी चाहिए बेटे। तो ये हो गया बेटा रिक्वायरमेंट्स। अब साउथ डायरेक्शन में पटेल नगर से कुतुब मीनार जाने के लिए साउथ डायरेक्शन से बड़े सारे रास्ते हैं। कौन से रास्ते से जाएं? किसमें रेड लाइट कम होंगी, किसमें पोस्टर्स कम होंगे, कौन सा शॉर्टकट रास्ता है? बेटे स्कोप ऑफ एन ऑडिट। और बेटे रास्ते में बहुत सारे लोगों का हमें मदद लेना पड़ेगा, तो साथी हाथ बढ़ाना। साथी कौन कौन से होने चाहिए? और लास्ट में क्या हम रास्ते में डिस्को करें? डिस्को पेयर अभी देखेंगे क्या मतलब है डिस्को पेयर का। बड़ी 5 चीजें मैंने आपके सामने प्रिपेयर की, ऐसे 200 में थी, मैंने इनको आसान बनाने की कोशिश की। तो बेटे 5 बातें लिखी हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लाइफ में चाहते क्या है? अब आप कहेंगे जी सीएस करना चाहते हैं। नहीं बेटे आप गलत कह रहे हैं, सीएस करना एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सीएस होना चाहिए। आप समझ रहे? तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहते हैं, ड्रीम क्या आपका? धीरू भाई अंबानी कहते थे जितने बड़े बड़े सपने होते हैं बेटे वो पूरे होते हैं। तो सपने बड़े बड़े होने चाहिए। आपके क्या सपने हैं? क्या आप अपने माता पिता को खुश करना चाहते हैं? क्या आप एक कॉर्पोरेट लेडी बनना चाहते हैं? क्या आप कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड टॉप लेवल पे होना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट बताने वाला हूं जो एसए 200 कहती है। अब सुनिएगा ध्यान से बेटे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, आप प्लीज रजिस्टर में लिखेंगे एज पर एसए 200 ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट।
प्लीज लिखेंगे, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेटे ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव मैं कहूंगा इज एज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बेटे एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा है बेटे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मैं ऐसा कह दूं कि एक व्यक्ति रामलाल की तबीयत खराब हुई, पेट खराब हुआ, उसको बुखार आ गया, वो डॉक्टर के पास गया, तो बेटे डॉक्टर उसकी तबीयत कैसे खराब हुई बजाय उसके ज्यादा ध्यान दे कि उसकी तबीयत ठीक कैसे होगी। दोनों बातें अलग अलग हैं। आप बताइए, डॉक्टर का नो डाउट ऑब्जेक्टिव दो होने चाहिए कि ठीक कैसे होगी और उसकी तबीयत खराब क्यों हुई जिससे कि अगली बार ना हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी तबीयत ठीक कैसे होगी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या खाया था पिछले दिनों में जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। बेटे मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं बेटे, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक बेटे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने कंपनी फॉर्म करने में देखा होगा बेटे, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, और बेटे ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, और बेटे मेन ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि भाई ये कंपनी करना क्या चाहती है। इन्फोसिस, अपोलो टायर, एसीसी सीमेंट, मारुति सुजुकी, बेटे इन सब का अगर आप मेमोरेंडम चेक करें तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपोलो टायर्स, तो उसमें लिखा होगा टू मैन्युफैक्चर टायर्स एंड सेल दोस टायर्स। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल उसी तरह से बेटे एक ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिखें, प्लीज लिखें बेटे, ये बुक में भी नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव as per SA 200 of an auditor is to obtain, बेटे आराम से विद इन इन्वर्टेड कॉमा लिखें, टू ऑब्टेन रीजनेबल, अंडरलाइन करें, रीजनेबल को कसम होगी नहीं लिखा तो बता रहा हूं आपको, ज्यादा समझदारी मत करना, 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे अगर ज्यादा समझदारी की तो। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, whether the financial statement as a whole are free from material misstatements। बेटे आराम से, ब्रैकेट क्लोज है, मैं अभी आगे नहीं बोल रहा, आप आराम से पहले लिख लें बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे ऐसे 200 ये कहता है कि एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्लाइंट को रीजनेबल एश्योरेंस दे कि जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहा है उसमें कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। तो बेटे मटेरियल मिस स्टेटमेंट के साथ आप लिख दें एरर एंड फ्रॉड। अभी देखेंगे। तो मैं आ रहा हूं जी मुद्दे की बात पे। मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में बहुत कुछ बताया कि ऑडिट का मतलब है इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statements of an entity, whether whichever legal form, whether profitable or not, to give the opinion whether it is true and fair। वो तो एक जनरल मीनिंग था, जनरल डेफिनेशन थी। बेटे ऐसे 200 भी यही कह रहा है
कि भाई ये बताओ वेदर द स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स आप चेक कर रहे हैं क्या वो सच्ची है, क्या वो अच्छी है। तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सच और अच्छा होना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑडिटर। बेटे बेटे उसमें गलतियां, मटेरियल कोई गलतियां तो नहीं है, इस बात को एश्योर करना क्लाइंट को, पब्लिक को। बेटे दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग एज पर एसए 200। अब बेटे क्या क्या होता है, वाइल जब आप चेक कर रहे होते हो ना किसी चीज को, बेटे जब आप चेक कर रहे होते हो तो कई बार आपको अपने आप, क्योंकि बेटे ऑडिटर जो है वो एक्सरे की मशीन है। बेटे ऑडिटर की आंखें, आंखें कहते हैं बेटे आंखें सब कुछ बता देती हैं। बेटे ऑडिटर की आंखें एक्सरे मशीन जैसी होती हैं। बेटे गलतियां, बेटे गलतियां, बेटे फ्रॉड, बेटे छलक छलक के बाहर आ जाते हैं अपने आप, छलक छलक के, छलक छलक के, बेटे छलक छलक के बाहर आ जाते हैं गलतियां और फ्रॉड। लेकिन बेटे मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का फ्रॉड और एरर निकालना नहीं होता। बेटे इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि गलतियां और फ्रॉड देखे, लेकिन बेटे द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मैं फिर रिपीट करूंगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू गिव द reasonable assurance that whether financial statements are free from misstatements। तो बेटे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्टैंडर्ड्स हम करने जा रहे हैं एसए 200, बेटे इसमें 5 चीजें जो हमें डिस्कस करनी है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, स्कोप क्या है, उसके बाद बेटे वेदर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर्स, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। बेटे 5 नंबर की सीएस और सीएमए एग्जामिनेशन में आ चुकी है। अगर आप ईमानदारी से 10-15 मिनट और सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी हद तक अपनी बातें आपको बता पाऊंगा। और फिर बुक से क्या करना देखेंगे। मैं अभी इस समय एसए 200 की पहली बार डिस्कस कर रहा हूं और पहली बात है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी is to give reasonable assurance that whether these financial statements are free from misstatements or material misstatements। अब बेटे misstatements क्या होती है, सवाल ये आता है। मैंने कहा misstatements का मतलब है गलतियां। गलतियां बेटे गलतियां 2 तरह की हो सकती है। बेटे गलतियां 2 तरह की हो सकती है, एक इंटेंशनल गलतियां, इंटेंशनल मिस्टेक्स, और एक बेटे अनइंटेंशनल। एक होती है बेटे इंटेंशनल मिस्टेक्स और एक होती है अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। बेटे जो इंटेंशनल होती है उसको हम कहते हैं मेरे बेटे फ्रॉड, और जो अनइंटेंशनल होती है उसको हम कहते हैं एरर। एरर। तो बेटे main objective is not to detect fraud and error because auditor is not a bloodhound, auditor is a watchdog। ऑडिटर ये जरूर चेक करेगा कि इसमें गलतियां है या नहीं, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। हाँ, उसके साथ साथ अगर उसको गलतियां मिलती हैं तो अच्छी बात है। बेटे गलतियां मिलती हैं तो अच्छी बात है। हाँ, वो गलतियां फ्रॉड कब से हो रहा है, इन्वेस्टिगेट करना कितने सालों से हो रहा है, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। वो बेटे इन्वेस्टिगेटर करेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑडिटर वर्क एंड इन्वेस्टिगेटर। तो फ्रॉड एरर निकालना इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। तो बेटे दूसरी बात थी रीजनेबल एश्योरेंस। आपने इस स्टैंडर्ड में सुना होगा, मैंने यूज किया वर्ड रीजनेबल एश्योरेंस। बेटे ऑडिटर आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीजनेबली ठीक है। अब आप सोच रहे हो बेटे एब्सोल्यूट इंश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा। नहीं बेटे, दे ही नहीं सकता, कैसी बातें करते हो।
बेटे एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे ही नहीं सकता, कैसी बातें करते हो आप, बताओ। पूरे 12 महीने का काम वो 15-20 दिन महीने में कर रहा है, तो बेटे वो चाह के भी चेक नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है उसके पास। बेटे रिसोर्सेज भी उतनी नहीं लगा रहा क्योंकि फीस भी कम है। और बेटे कुछ ना कुछ तो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है ऑडिट की। कैसे बेटे, मैक्सिमम काम एस्टिमेट्स में होता है, बेटे सारे तो एस्टिमेट्स ही होते हैं। और बेटे जो जो एविडेंस होती है ज्यादातर देखा गया कि वो परसुएसिव एविडेंस होती है। वाउचर्स पे, बिल्स पे आप रिलाय करते हो और दूसरों के काम पे रिलाय करते हो, तो बेटे 100% एश्योरेंस देना मुश्किल है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे 200 के हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव है टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। तो बेटे रीजनेबल एश्योरेंस देना इज द ऑब्जेक्टिव। मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरी चीज मैं आपके सामने आ रहा हूं, स्कोप ऑफ एन ऑडिट लिखना है बेटे। बेटे लिखना है एज पर SA 200, प्लीज बेटे लिखेंगे। बेटे स्कोप का मतलब है दायरा। जैसे मैंने आपको अभी बिगिनिंग में बताया था कि मेरी मंजिल है कुतुब मीनार पहुंचना, मेरी दिशा है साउथ दिल्ली जाना। अब साउथ दिल्ली में कौन सा रास्ता लगाऊं, ये स्कोप है। और वहां पहुंचकर मैं लोगों के साथ में मदद लूं या नहीं, और प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करूं, डिस्को पेयर, अभी देखेंगे डिस्को पेयर क्या है। तो बेटे स्कोप ऑफ एन ऑडिटर, दायरा, रास्ता कौन सा लूं। बेटे उस रास्ते के लिए मैं आ रहा हूं, ऐसे 200 कहती है स्कोप ऑफ एन ऑडिट is defined by terms of engagement. Scope of an audit is defined by terms of engagement, requirements of legislation, requirements of law or legislation, better standards on auditing, standards on auditing, और बेटे गाइडेंस नोट्स, एक्सपोजर ड्राफ्ट, इनसे हमें स्कोप पता चलती है। तो बेटे ऐसे 200 में मैं थर्ड पॉइंट में आ गया, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। क्या मुझे दूसरों की मदद लेनी चाहिए? क्या उनके काम से मैं अपना काम कैलकुलेट कर लूं? हाँ बेटे, इस दुनिया में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। बेटे जो भी काम हुआ, हिस्ट्री बनी तो टीम से बनी। बेटे आपका टीम बनाना बेटे बहुत जरूरी है। तो आप ब्रांच ऑडिटर्स की मदद ले सकते हैं, बेटे जॉइंट ऑडिटर की मदद ले सकते हैं, बेटे इंटरनल ऑडिट की मदद, ऑडिटर की मदद ले सकते हैं। ऐसे 200 कहती है ले लो, लेकिन आप काम तो डेलीगेट कर सकते हैं। वर्क can be delegated, work can be delegated, but responsibility cannot be delegated as per SA 200। बेटे आराम से, बेटे अभी एक चीज बतानी है, मैं आपको ऐसे 200 कह रहा हूं। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव ये है, स्कोप कौन बताएगा, लॉ बताएगा, स्टैंडर्ड्स बताएंगी। क्या हम दूसरों के काम की मदद ले सकते हैं? हाँ, एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना, गाना सुना होगा आपने। तो बेटे जॉइंट ऑडिटर्स, ब्रांच ऑडिटर्स की मदद ले सकते हैं। अब मैं लास्ट पहलू में आ रहा हूं, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, डूइंग ऑडिट, परफॉर्मिंग ऑडिट, governed while performing an audit। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें परफॉर्म करनी है while doing audit। एक बार बुक में आए बेटे, मैंने बुक में बड़े जबरदस्त ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप बुक में एक बार देख लें। बेटे पेज नंबर है 70।
तो बेटे ये प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ऑब्जेक्टिव आपको लिखवा दिया, स्कोप आपको लिखवा दी, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स लिखवा दिया। बेटे 9 प्रिंसिपल्स हैं जो आज हमें अभी यहाँ पे याद भी करने हैं। बेटे देयर आर 9 प्रिंसिपल्स व्हिच आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर आपने उन 9 प्रिंसिपल्स को ध्यान से लिख लिया, यकीन मानिए आपको ऐसे 200 में 5 नंबर में से 4 नंबर आएंगे। बेटे मैंने इसको याद करने के लिए डिस्को पेयर का एक सेंटेंस बनाया है। अभी देखेंगे डिस्को पेयर बनता कैसे है। पहले आप ये देखिए कि 9 प्रिंसिपल्स में से पहले जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, 6 हो गए। बेटे अगले पेज में 3, ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। तो बेटे मैं आपको ये कहने जा रहा हूं 9 प्रिंसिपल्स अभी मेरे सामने याद करने हैं। अभी लास्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, खाली प्रिंसिपल्स पूछे थे ऐसे 200 के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, स्कोप नहीं पूछा, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स नहीं पूछा, खाली प्रिंसिपल्स पूछ लिए। तो बेटे पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इसका मतलब अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो जो वो सोचता है वो ही कहे और उसी को फॉलो करे। बेटे पहले जमाने में लोग इंटीग्रिटी फॉलो करते थे, मतलब जो वो सोचते थे वो ही कहते थे और वही करते थे। सतयुग का जमाना, बेटे आजकल तो कलयुग आ गया। तो बेटे इसलिए एक प्रिंसिपल जरूर फॉलो करना है कि भाई हम फ्यूचर की प्रोजेक्शंस ना करें। ऑडिटर का काम कोई फ्यूचर की प्रोजेक्शन करना नहीं होता, कोई फ्यूचर की रिलेशनशिप फाइंड आउट करना नहीं होता। ऑडिट कर रहे हैं तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऑडिट करना है। ऑब्जेक्टिव इट इज वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव रीजनेबल एश्योरेंस और रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो बेटे रीजनेबल एश्योरेंस देना इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो बेटे इसको करते समय उसको इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिपेंडेंट कैसे, आप इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, उससे कोई रिश्ता ना बनाए, ना तो भगवान का दिया हुआ रिश्ता और ना आपने खुद बनाया हुआ रिश्ता। भगवान का दिया हुआ क्या, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सारे बेटे भगवान ने बनाए। और बेटे आप यहां पर आके किसी से मोहब्बत कर लेते, उससे एंगेजमेंट कर लेते, उससे शादी कर लेते, ये आपने खुद बनाए। तो बेटे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ना पैसे का ना भगवान का। बेटे ये दुनिया पैसे से शुरू हो रही है और पैसे पे खत्म हो रही है। तो आप ध्यान रखना, हमारा पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। बोलो बेटा एक बार प्लीज, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। मैं बोलता रहूंगा बेटे जब तक आप बोलोगे नहीं। मुझे पता आप नहीं बोल रहे, आप शर्मा रहे हो, आप ढीले ढीले बैठे हो, आपको कसम होगी अगर आप ना बोले तो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। तो बेटे पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बेटे कॉन्फिडेंशियलिटी। बेटे आप जब किसी से बात करते हो, आप जब किसी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हो, तो बेटे आपको उसके बारे में सारा चिट्ठा खुल जाता है आपके सामने कि उसके खर्चे क्या हैं, उसकी इनकम क्या है, उसके एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसकी आदतें क्या है, हर चीज आप बता सकते हो। बेटे जन्म पत्री बना दो। एक मूवी आई थी व्हाट इज योर राशि, प्रियंका चोपड़ा की। बेटे अगर आपको किसी के टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता चल जाए तो बेटे आप उसकी हैबिट्स तक बता दो। बेटे आपको पता है जब आपका विवाह होगा तो लड़की का लड़के से होगा और लड़के का लड़की से जब होगा तो बेटे दोनों के ग्रह मिलाए जाते हैं, गुण मिलाए जाते हैं। छोड़िए उन बातों का, भी टाइम लगेगा उसमें। अब एक बच्चे ने मुंह छोटा कर लिया कि अभी इस विवाह में समय लगेगा। हाँ बेटे पहले कुछ बन तो जाओ, बेटे पहले सीए में बन तो जाओ, सीए बन तो जाओ, फिर सब कुछ मिलेगा बेटे, सब कुछ मिलेगा। अभी मेहनत करने का समय है। तो मैंने कहा जी पहला ऑब्जेक्टिव बोलिए इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी। बेटे
ये दुनिया पैसे से शुरू होकर पैसे पे ही खत्म होती है। लड़ाई और झगड़े का कारण ही पैसा है। जब आप किसी का ऑडिट करेंगे तो आपको उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको अंदर ही रखनी है। इसका मतलब आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। कायम चूर्ण खाइए जिससे कि वॉमिटिंग ना हो, बाहर ना निकले। बेटे आप अगर एक कंपनी में जा रहे हो, जैसे रिलायंस में गए ऑडिट करने, अभी रिलायंस जियो नहीं आया मान लो, लेकिन रिलायंस जियो की उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी, उसके खर्चे आ रहे हैं और आपने देखा कि उसके खर्चे डेबिट हो रहे हैं और आपको पता चल गया कि रिलायंस मुकेश अंबानी डिजिटल इंडिया के चक्कर में रिलायंस जियो लेकर आ रहा है और उनकी स्कीम है कि दिसंबर तक फ्री रखेंगे। और आपने अगर ये बात कहीं बाहर बोल दी अपने दोस्तों को मजाक में, और आपका दोस्त एयरटेल में काम करता था, तो बताओ आपसे बात निकलकर बाहर कहां तक चली गई। घातक परिणाम हो सकते हैं मुकेश अंबानी को इस चीज के। तो बेटे आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है। आपको एक बात दूसरी जगह, दूसरी बात तीसरी जगह नहीं करनी। जैसे वो औरतें होती ना बेटे अमृतसर की, पंजाब की, चुगलियां करती हैं बेटे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर। तो बेटे नहीं करनी। आपने कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। तो बेटे पहला ऑब्जेक्टिव इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। बेटे दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा बोलो ना बेटे। मानो कि आप, मैं आपके सामने खड़ा हूं बेटे, क्यों मानते हो कि मैं दूर हूं? बेटे मेरे दिल से दूर थोड़ी हो। दूसरा बोलो ना, कॉन्फिडेंशियलिटी। बेटे तीसरा, देखो बेटे तीसरा लिखा है स्किल एंड कॉम्पिटेंस। बेटे जो व्यक्ति ऑडिट कर रहा है उसके पास स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए, वो बेटा बोलता हो। बेटा ये दुनिया ही बोलने की है। अगर आप बोल नहीं पाते तो ये प्रोफेशन आपके काम का नहीं है, छोड़ दो। नहीं मत तोड़ो मेरी बेरी के बेर, फिर मत आओ बेटे इस प्रोफेशन में। अगर आप बोल सकते हो तो मैं आपका इन्विटेशन बेटे, मैं रेड कारपेट वेलकम करूंगा आपका, मैं करूंगा इकलौता। लेकिन बेटे आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। बेटे आपके पास लेटेस्ट लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे जीएसटी आ गया तो बेटे जीएसटी के बारे में बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बताओ, बेटे इनकम टैक्स एक्ट की लेटेस्ट प्रोविजंस बताओ। तो बेटे आपके पास उस पूरी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप होनहार हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, आपके पास स्पेशल पावर्स हैं, क्योंकि सोसाइटी आप पे रिलाई करेगी। तो आपके अंदर ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। 3 बेटे, ये जो पहले 3 प्रिंसिपल्स है ना, ये पर्सनल स्किल्स है, पर्सनल प्रिंसिपल्स है, आपके पर्सनल क्वालिटीज पे है। पहला इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस एक ही है। कॉन्फिडेंशियलिटी दूसरा, तीसरा स्किल एंड कॉम्पिटेंस। बेटे 4th वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। बेटे अभी बताया था, अभी जब मैं ऐसे 200 बता रहा था, तो बेटे वर्क परफॉर्म बाय अदर्स का मतलब क्या है, पढ़ते हैं। इफ द ऑडिटर डेलीगेट्स द वर्क to others and uses work performed by others including that of an expert का मतलब आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, then he continues to be responsible। अरे क्या बात रख दी, हाईलाइट कीजिए, he continues to be responsible। इसका मतलब आप काम तो डेलीगेट कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। क्या बढ़िया बात देखिए। और बेटे अकेले तो वैसे भी नहीं कर सकते, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो आपको मदद लेनी पड़ेगी। प्रिंसिपल है आप लो, लेकिन आप अपनी कन्नी काट लो कि भाई उसने गलत किया था, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो बेटे 4 प्रिंसिपल्स बता दिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। 4th है बेटे वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। 5वां बेटे जो भी कुछ कर रहे हो ना, इसके डॉक्यूमेंट्स बनाओ, परमानेंट फाइल बनाओ, टेम्परेरी फाइल बनाओ, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स। अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कीजिए।
should document matters which are important in providing evidence। बेटे जो आपने एविडेंस इकट्ठी की है उसका प्रूफ होना चाहिए ना आपके ऊपर। क्या पता आपके ऊपर ही केस हो जाए जी आपने गलत ऑडिट किया। कितने प्राइस ऑर्डर के पकड़े गए चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो बेटे आपको उसके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना। तो ये फिफ्थ प्रिंसिपल है डॉक्यूमेंटेशन एंड इट शुड बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी। तो पढ़ते हैं बेटे प्लानिंग। बेटे 6वां प्रिंसिपल आ गया बेटे, 6 आ गया बेटे प्लानिंग। बेटे यहां पर ये प्रिंसिपल कह रहा है कि एज पर SA 200 अगर आप कहीं ऑडिट में जाते हो तो पहले टीम बनाओ, उसकी प्लानिंग करो, उसमें सीनियर मेंबर्स कितने होंगे, जूनियर्स कितने होंगे, कौन कौन सा व्यक्ति काम करेगा, रिस्क असेसमेंट क्या होगी, ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, सब बनाओ। पढ़ते द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन ऑडिट इन एन इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। अंडरलाइन कर दीजिए शुड प्लान। ही शुड एक्वायर नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम। बेटे आप सीधा थोड़ी चले जाओगे, डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है सीधा थोड़ी डॉक्टर दवाई देता है। पहले वो पेशेंट से बहुत सारी बातें पूछता है, क्या हो रहा है, नींद आती है नहीं, सांस ले पाते हो नहीं, ब्लड प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, 10 बातें पूछेगा आगे पीछे की, तो जाकर डॉक्टर को कुछ समझ आता है कि उसको कौन सी दवाई देनी है। तो बेटे ऑडिटर का भी यही काम है। पहले ऑडिटर क्या करेगा, उस क्लाइंट के ऑफिस में जाकर सबसे बातचीत करेगा, मोहब्बत की बातें करेगा, कुछ चीजें निकलवाएगा, उसके बाद उसको समझ आएगा यहाँ का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, फिर उसकी सैंपलिंग करेगा, फिर डिटेल में वर्क करेगा। तो बेटे उसके बाद प्लान बनाएगा, ऑडिट प्लान। प्लान आपको पता है, आपने सुना होगा प्लानिंग, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। अगर बेटे 3 बातों का आप आंसर दे दें तो आप एक अच्छे प्लानर बन सकते हैं। तो बेटे प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। 7th ऑडिट एविडेंस। बेटे जो ब्रांच ऑडिटर्स ने, जॉइंट ऑडिटर्स ने मेहनत की है, जो आपने मेहनत की, उससे आपके हाथ में कुछ सबूत आए, सबूत, उन सबूतों को बोलते हैं एविडेंस। क्योंकि वो ऑडिट करते करते आए हैं इसलिए उनका नाम पड़ गया ऑडिट एविडेंस। तो बेटे ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करो। देखते हैं द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। अंडरलाइन करिए, हाईलाइट कीजिए, should obtain sufficient and appropriate evidence through the performance of compliances to form an opinion on the financial information। तो बेटे सबूत इकट्ठे होने चाहिए। 7 हो गए, दोबारा रिपीट करेंगे, याद करेंगे। कसम होगी अगर ना बोले तो, मैं कह रहा हूं विद्या माता की कसम है, आप प्लीज बोलना। पहला बोलो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। दूसरा बेटा कुछ तो याद हो ही गए। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, तीसरा स्किल एंड कॉम्पिटेंस, चौथा फोर्थ वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, फिफ्थ बेटे मैं भी भूल गया फिफ्थ क्या है बेटे, फिफ्थ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। 5 डॉक्यूमेंटेशन बेटे, कुंती माता के 5 पुत्र थे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस 1, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी 2, तीसरा स्किल एंड कॉम्पिटेंस 3, ये तो पर्सनल में आ गए, चौथा वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, 5वां डॉक्यूमेंटेशन, अब तो याद हो गए, 6वां प्लानिंग, 7वां एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। बेटे बस 2 ही रह गए, आओ अभी याद कर लेंगे बेटे। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल क्या है बेटे, द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग इंटरनल कंट्रोल्स। बेटे जो अकाउंटिंग सिस्टम है किसकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट की। कंट्रोल बनाना किसकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट की। तो ये प्रिंसिपल का भी ध्यान रखना है कि ऑडिटर ने कोई काम नहीं करना। अकाउंट्स बनाने का काम ऑडिटर नहीं करेगा, अकाउंट्स को चेक करने का काम करेगा। और लास्ट आ गया बेटे, इन सभी बातों को मिक्स करके बादाम रोगन बनाना और रात को 1-1 चम्मच बादाम रोगन की पीना।
audit conclusions and report. On the basis of audit evidence, he should prepare this, as whether accounting policies have been consistently applied. Highlight करिए, लगातार हुई है. AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, AS6 डेप्रिसिएशन, AS3 कैश फ्लो, क्या ये सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगातार कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है? वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लाइज को हाईलाइट करें, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारे लॉज को कंप्लाई करती है? इसके ऊपर आपको रिपोर्ट देनी है. बेटे ये 9 प्रिंसिपल्स हैं. इसको बेटे मैंने ना याद करने के लिए क्या किया, डिस्को पेयर एक सेंटेंस लिखा है. अब आपने देखना है कि ये सेंटेंस आपकी मदद कितनी करता है. अगर वैसे ही याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, लेकिन फिर भी मैंने डिस्को पेयर बनाया. जिनको याद नहीं हो, जैसे डी से क्या होगा बेटे, सोचो उन्हीं 9 प्रिंसिपल्स में से डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि वैसे प्रिंसिपल्स आपने याद करने जैसे ऐसे 200 में दिए. फिर भी अगर आप ये समझ लें, मैंने क्योंकि सेंटेंस बन ही नहीं रहा था, वर्ड नहीं बन रहा था, तो मैंने इसका डिस्को पेयर एक वर्ड बनाया जिससे कि वो आपको सारे 9 के 9 प्रिंसिपल्स याद हो जाए. लिख लें, उसके बाद उसी प्रायोरिटी में भी लिख सकते हैं इंटीग्रिटी. बेटे आई का मतलब इंटीग्रिटी. बेटे इंटीग्रिटी, आइए बेटे आई हो गया. अब बेटे डी हो गया, आई हो गया. एस का मतलब क्या है बेटे, या ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, मैं यहां भी लिख देता हूं बेटे. जैसे मैं कह रहा हूं, पहला आपने लिखा इंटीग्रिटी, ठीक है जी. पहला हमने जो डिस्कस किया इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. दूसरा किया बेटे कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल्स है बेटा. तीसरा स्किल, देखो बेटे मैं बिना देखे लिख रहा हूं, जैसे कि स्किल एंड कॉम्पिटेंस. फोर्थ था बेटे वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स. फिफ्थ था डॉक्यूमेंटेशन. सिक्स्थ है बेटे प्लानिंग. सेवंथ है बेटे ऑडिट एविडेंस. एट्थ बेटे क्या था, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. और बेटे 9th था ऑडिट रिपोर्ट. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है. मैंने आपके सामने 9 प्रिंसिपल्स लिखे और मैंने कहा आप इस सेंटेंस को याद करें, तो आप इजीली ये 9 के 9 प्रिंसिपल याद कर सकते हैं. और फिर लिखना तो समझ आ ही जाएगा जब आपको लॉजिक और थ्योरी पता होगी. बेटे दिक्कत तब आती है जब आप रटते हो बिना समझे. समझ के याद करना है बेटे, समझ कर याद करना है. याद करके नहीं समझना है. बेटे समझ के याद करना है, याद करके नहीं समझना. अच्छा बेटे, तो चलो हमने याद तो लॉजिक तो समझ लिया. तो बेटे इसमें आई लिखे, आई, सी लिखे, एस लिखे. अब वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स मैंने ओ यहां से ले लिया, थोड़ा हिंट लग जाएगा बेटे. उसके बाद बेटे डॉक्यूमेंटेशन में डी लिखे, प्लानिंग पी लिखे, और बेटे ऑडिट एविडेंस ए लिखे. और बेटे इसमें इंटरनल कंट्रोल को मैंने लिखा क्योंकि सेंटेंस ही बनता ना, आई लिखे और ऑडिट रिपोर्ट को आर लिखे. बन गया भैया डिस्को पेयर. बेटे ऐसे 200 ही किया आज की लेक्चर 3 में. छोटा सा लेक्चर है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. और आप इस तरह से ऐसे 200 को कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बातें कर सकते हैं, ऑडिट प्रिंसिपल्स की बातें कर सकते हैं. और बेटे बहुत इजी है, सच में आसान है. आप चाहें तो इस दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो. चक्कर यह कि आप चाहते हो लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते.
तो बेटे जो प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी मैं लिखूंगा बेटे, बिल्कुल लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा। मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड के साथ नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। कुछ बच्चे हंसते हैं जब मैं लिखता हूं, कोई बात नहीं बेटे, मुझे मालूम है कि आप सुन भी लेंगे ना तो आप खुश रहेंगे। और बेटे जब खुश रहेंगे तो दुनिया के सारे काम कर पाएंगे, और दुखी होकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। चिंता मत करें, चिंता ता चित्ता चित्ता, चिंता ता मत करो चिंता, मेहनत करो मेहनत करो। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं।